हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 साइंस के एनसीईआरटी बुक से उन क्वेश्चंस को टिक करवाने वाला हूं जहां से क्वेश्चंस आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। ऐसे तो चैप्टर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली वही सब सारे टॉपिक्स या फिर क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। आप इन क्वेश्चंस को या इन टॉपिक्स को करके जाओ, इससे आउट क्वेश्चन आपका एक भी नहीं जाएगा। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए ना या फिर ये टॉपिक्स कर लिए तो 80 में आपको 75 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप 80 में 80 ला सकते हो अगर आपने क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो। ठीक है, तो चलो मैं एक एक करके आपको जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं साइंस में, उन सभी चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस या फिर जो भी टॉपिक्स है वो मैं आपको टिक करवा दे रहा हूँ। और हाँ, अगर किन्हीं बच्चों को मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन चाहिए होंगे, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में एनसीईआरटी बुक से पूछा जाएगा, तो इसकी वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ, जाके देख लेना। और डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वहाँ पर आपको देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब इसमें से पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो ये है फिगर 1.1, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। खास करके ये जो आप हाईलाइटेड एरिया देख रहे हो, इन एरिया को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है। जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वो किस फ्लेम के साथ जलता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ। या फिर जो फ्लेम जो भी मैग्नीशियम रिबन जलता है तो उसकी जो एक्स मिलती है वो कौन से कलर का होता है, तो वो वाइट कलर का होता है। वो क्या होता है, वो पाउडर क्या होती है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं। ऐसे तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत सारे आप ये सब देख सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मिस नहीं होता है कभी भी, मैं आपको वो सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये वाला रिएक्शन आपको फिर कर लेना है, अच्छे से इस रिएक्शन को याद कर लेना। अगर नहीं याद करा होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर साल इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी अभी मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चंस मतलब हर साल परीक्षा में क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। जैसे ये वाली भी रिएक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। इसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे हम साफ़ क्यों करते हैं, किससे साफ़ किया जाता है, क्यों साफ़ करना चाहिए। ये सब मतलब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें जैसे कि ये वाला जो आपका रिएक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैंने टिक नहीं करा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर साल रिपीट रहता ही रहता है, वो मैं आपको यहाँ पर टिक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। इसके बाद ये वाली रिएक्शन जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला रिएक्शन करके जाना है आपको। देन यहाँ से फिर आपको ये वाला रिएक्शन याद कर लेना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। फिर से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कैल्शियम फिर ये जो कार्बोनेट बना उसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो वो वाली भी रिएक्शन आपको मिलेगी जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। फिर ये बर्निंग ऑफ कोल वाला रिएक्शन याद रख लेना है कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसके बाद बर्निंग ऑफ ये नेचुरल गैस आपको याद रख लेना है, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है हमें। ये सब रिएक्शन ये आपको याद रखने हैं। फिर ये रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर नहीं हाईलाइट करा हुआ है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपका ये वाला फिगर 1.1 1.4 है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वाली रिएक्शन भी क्वेश्चन मैं आपको ये अभी बोल दे रहा हूँ 100% आपका पूछा जाएगा। और ये सिर्फ एक सेट में नहीं, लगभग हर एक सेट में पूछा जाएगा। इसके बाद जैसे कि मैंने ये वाला रिएक्शन पीछे भी आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी पूछा गया था, उसके पहले वाले भी ईयर्स में पूछा गया था, तो लगभग हर साल जो ये सब क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। इसके बाद ये वाली भी जो एक्टिविटी दिखाई गई, ये वाली फिगर भी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है, जिसका जो रिएक्शन है यहाँ पर दिया गया है। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ये सब रिएक्शन याद कर लेना है। देन यहाँ से आपको ये वाली रिएक्शन फिर याद रखनी है। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सन के लाइट में रख देते हैं तो वो ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है,
ये सब आपको याद रखना है। सेम यही चीज़ सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए कौन सा रिएक्शन होता है, तो आपको ये दोनों रिएक्शन से लिख लेने हैं, नीचे वाला और ऊपर वाले के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको इंटेक्स्ट का ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो एकदम ही नहीं छोड़ना है हमें। फिर ये वाली जो आपकी एक्टिविटी है फिगर 1.8, इसको समझ लेना है, ये भी आएगा आपके परीक्षा में। क्वेश्चन यहाँ से 100% जो है पूछा जाएगा, बिल्कुल ही मत छोड़ना, ठीक है ना। ये फिगर 1.8 भी। फिर ये सब जो रिएक्शन है, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, आयरन सल्फेट बनाता है, कॉपर फिर इस तरह से बाहर चला जाता है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पता होगा ये सब, ठीक है। ये सब अच्छे से कर लेना। इसके बाद ये वाली भी रिएक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर कर लेना। यहाँ पे ये वाली भी रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो कॉपर ऑक्साइड होती है ये ब्लैक कलर का हमें मिल जाता है। फिर दोबारा से जब इसको हीट करा जाता है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो फिर ये दोबारा से जो है ये ब्राउन कलर का हमें मिल जाता है, तो ये सब रखना है याद। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा, 100% ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्वेश्चन आपका आने वाला है, तो इसको भी बिल्कुल ही मिस नहीं करना, अच्छे से करके जाना, ओके। देन इधर से फिर आपका ये वाला जो कोरोजन वाला टॉपिक है, जहाँ से ये रस्टिंग ऑफ आयरन से पूछा जाएगा, तो ये जितने भी हाईलाइटेड एरिया है इनको अच्छे से पढ़ लेना। फिर आपका यहाँ पर कोरोजन पूछा जाता है, क्या होता है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। कोरोजन के क्या कारण क्या क्या डैमेज हो सकता है, वो सब सारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सब अच्छे से करके जाना। बाकी रेंसिडिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको टिक नहीं करा है। अब अगर हम यहाँ पर इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कि जब ये जो दिया गया, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन। कॉपर सल्फेट पे जब आयरन नेल डिप करा जाता है तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, ठीक है। जो ब्लू कलर होता है ना वो फेड हो जाता है, ये पढ़ा होगा आपने, तो इसको कर लेना है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऊपर मैंने हालांकि एक्टिविटी में भी इसके बारे में आपको बता दिया था कि वो आएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन तो भाई 100% आपका आता है कि ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इसमें से क्या हुआ है वो हमें बताओ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, ये तीसरा वाला भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। एंड फिर इधर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि बैलेंसिंग करने के लिए क्वेश्चन रहता है, बट आप बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन नहीं आता है। अब इसको एक्स वाई जेड एलिमेंट टाइप में पूछा जाता है, या पी क्यू आर एलिमेंट ए बी सी एलिमेंट टाइप में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अब बैलेंस करने के लिए नहीं रहता है, तो इसलिए ये सब मैंने टिक नहीं करा है। हालांकि आप प्रैक्टिस के लिए ये सब बना सकते हो, बट एग्जाम में आएगा नहीं। ऊपर मैंने जो बताया है उन्हीं में से आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। एंड फिर आप ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, अच्छे से इसको समझ लेना, एग्जामिनेशन में पक्का पूछा जाएगा। एंड फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कर लेना। इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका ये जो चैप्टर 1 है ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में मैं आपको यह भी बता दे रहा हूँ 100% मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। और अगर किसी भी बच्चों को, किन्हीं बच्चों को अगर ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझना होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने दूसरे वीडियो में, दूसरे चैनल में अपलोड कर रखा है, तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके इस चैप्टर को अच्छे से आप समझ सकते हो। बहुत ही अच्छे से हमने इस चैप्टर को समझाया हुआ है। तो ये मेरा चैप्टर नंबर 1 हो गया। चलो अब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 से बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। सो यहाँ पे अब आगे चैप्टर नंबर 2 है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। अब इसमें से क्या क्या आप लोग को करना है ये अच्छे से कर लो। जैसे कि ये वाला जो लाइन है सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे कि होता है मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन, तो इसको अच्छे से कर लेना कि एसिड के प्रेजेंस में या बेस के प्रेजेंस में उनका कलर क्या क्या होता है। मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों इंडिकेटर से रिलेटेड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर करके एक मिलेगा टॉपिक, इसको कर लेना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपका वैनिला है, ओनियन है, क्लोव ऑयल होता है, ये सब सारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। देन इसके बाद ये जो फिगर 2.1 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जामिनेशंस में 90% मुझे लग रहा है कि इस बार आपका पूछा जाएगा। हालांकि ये इजी है तो जल्दी आता नहीं है, बट रिपीटेड रहते हैं हर 2 से 3 साल में, तो हो सकता है कि किसी ना किसी सेट में ये भी क्वेश्चन पूछा जाए।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये जो रिएक्शन दिख रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 100%। ये भी मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपका सेट में रहेगा, मतलब इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो ये रिएक्शन याद कर लेना। देन आपका यहाँ पर ये जो फिगर दिया गया है 2.2, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन फिर इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ये ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर से करा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मैंने नहीं करा है। देन यहाँ पर ये वाली भी रिएक्शन याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो मैंने सारे यहाँ पर हाईलाइट करे हुए हैं। अच्छा, रिएक्शन बहुत सारे हैं, ये भी है, ये भी है, बट इंपॉर्टेंट आपका जैसे यहाँ पर ये वाला आपका है कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट और वाटर फॉर्म करता है, इसको याद रखना है। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको 100% अभी बता दे रहा हूँ, 100% मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। कि मेटल ऑक्साइड्स क्या रिएक्ट एसिड के साथ रिएक्ट करके जैसे सॉल्ट्स और वाटर तो बना, ये ऊपर में ही बताया था। ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं, ठीक है, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये नेचर में एसिडिक होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आता है। देन यहाँ पर ये जो इंटेक्स्ट का क्वेश्चन दिया गया है, ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो इसीलिए तीनों ही यहाँ पर हमने हाईलाइट करा हुआ है। इसके बाद नीचे आते हैं, ऐसे तो इम्पॉर्टेंट ये भी है, बट ये चांसेस कम है आने का, इसीलिए इसको मैंने टिक नहीं करा है। खैर, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है आपका, उसी फिगर से रिलेटेड है, इसको कर लेना। देन आगे बढ़ते हैं। देन आपका HCl गैस के प्रिपरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वाला फिगर 2.4 को अच्छे से समझ लेना, ये भी आता है आपके परीक्षा में। इसके बाद यहाँ पर अल्कली से रिलेटेड ये दिया गया है कि सभी बेसेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जो बेस वाटर में डिजॉल्व होता है वो अल्कली कहलाते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। देन यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूछा जाएगा, उसको कर लेना। फिर यहाँ से ये वाला लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना, ठीक है। जितना भी मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट में आपको दिखा रहा हूँ ना, इन क्वेश्चंस को कर लेना, मतलब इन टॉपिक्स को पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका फिर पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका ये वाला फिगर 2.7 है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनेगा। फिर यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ें दिखेंगी, तो ये सब कर लेना। पीएच से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपका, जैसे ये वाला हो गया, या फिर ये हो गया पीएच रेंज सबका क्या क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पीएच रेंज है इसमें क्या क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका 100% चांस है आने का, तो इसको भी बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। फिर ये आपका ये टूथ डीके से रिलेटेड यहाँ से ये पूछा जाता है। देन आगे बढ़ते हैं, और ये वाला तो आपको एकदम ही नहीं छोड़ना है, हर एक का याद कर लेना। जैसे कि जो विनेगर होता है इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, सॉर मिल्क यानी जो कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, आंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, या फिर नीटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड से, तो इसको भी याद रख लेना। जितनी भी यहाँ पर हाईलाइटेड चीज़ें हैं इसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाएगा। ये आपका यहाँ पर जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है ये क्या होता है, ठीक है, ये सब अच्छे से समझ लेना ब्राइन वगैरह के बारे में। फिर ये वाला फिगर भी उसी से रिलेटेड है। ब्लीचिंग पाउडर ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका रिएक्शन, ये सब अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये कैसे प्रिपरेशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो दिया गया है। देन ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या यूजेज है ये भी परीक्षा में आता है, इसको कर लेना। बेकिंग सोडा इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है ये कर लेना, ठीक है, इसका फॉर्मूला याद कर लेना, इसका ये सब जो रिएक्शन है ये करना। देन बेकिंग सोडा का यहाँ पर क्या क्या यूजेज है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, 100% पूछा जाएगा, ठीक है। फिर वॉशिंग सोडा का खास करके जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है ये आपको याद रखना, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, कैसे ये बनता है। वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन जल्दी नहीं पूछा जाता है, वॉशिंग सोडा का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद इसका यूजेज पूछा जा सकता है वॉशिंग सोडा का, खास करके ये वाला पूछा जाता है कि वाटर के हार्डनेस को हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है वॉशिंग सोडा का। देन यहाँ पर आपका ये वाला फिगर 2.9 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से ये सब सारी चीज़ें याद रखनी है।
फिर यहाँ पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जिप्सम का डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला फिर पूछा जाता है। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है CSO4 × ½ H2O। तो ये सब आपको याद रख लेने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है वो सब सारा यहाँ पर दिया हुआ है। यही सब क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देन अगर हम एक्सरसाइजेज से बात करें तो एक्सरसाइजेज से ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5-4 तक कर लेना। देन इसके बाद नीचे में ये क्वेश्चन नंबर ये 7 करना यहाँ से, ठीक है, इसको टिक कर लो। एंड फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 15 करना है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर मैं आपको टिक करवा रहा हूँ ना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाएगा, ठीक है ना किसी सेट में जरूर रहेगा। हो सकता है किसी सेट में ये दे दे, किसी में ये, तो किसी में ये। और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग हो सकता है, लेकिन आंसर तो वही होगा, इसीलिए अच्छे से ये सब सारे कर लेना। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 2। चलो अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस को देखते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो, ये वाला टिक कर लेना। ये मेटल जो होते हैं लसरस होते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे यहाँ पर दिया गया है मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको अच्छे से समझ लो। देन यहाँ पर दिया गया है कि गोल्ड और जो सिल्वर होती है मोस्ट मैलेबल मेटल्स होते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। फिर यहाँ पर ये वाला अच्छे से समझ लेना, डक्टिबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी होती है, जिसमें जो गोल्ड होता है मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी हाईलाइटेड लाइन्स है एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, ठीक है। इसको टिक कर लो अपने किताब से, क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ये सब बहुत आपका इम्पॉर्टेंट ये सब सारी चीज़ें हैं। जो भी क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशंस में वो इन्हीं लाइन्स में से ही बनता है, ठीक है। इससे आउट क्वेश्चन आपका एक भी नहीं जाएगा। मैं ये आपको अभी फिर से 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो जितना भी अभी मैं यहाँ पर आप लोग को टिक करवा रहा हूँ अच्छे से करते जाओ और इसको तैयारी करते जाओ एग्जामिनेशंस के लिए। देन यहाँ पर इसको कर लेना, ठीक है। देन यहाँ पर इसको भी कर लेना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2-3 साल से लगातार यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। जो गैलियम और सीजियम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। फिर जो आयोडीन होता है ये एक नॉन मेटल होता है बट ये लसरस होता है, ये वाला एक्सेप्शन भी याद रखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। कुछ अल्कली मेटल्स होते हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्कली मेटल्स कौन कौन सा होता है, ठीक है। ये सब सारा याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इन टेक्स्ट के, ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, आना रहेगा, यही सबसे आएगा, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर रिएक्शंस तो बहुत सारे हैं बट इम्पॉर्टेंट कौन सा है आपका रिएक्शन, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना, ये भी लगातार 2-3 साल से पूछा जा रहा है। देन यहाँ पर ये वाला लाइन जो है इसको टिक कर लेना, ठीक है। जो पोटेशियम होता है वो बहुत जल्दी, पोटेशियम और जो सोडियम होती है बहुत वाइब्रेसली रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है, पता होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। फिर आपका यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी टिक कर लेना। फिर एनोडाइजिंग से कभी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एनोडाइजिंग क्या होता है ये सब अच्छे से समझ लेना। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये वाली फिगर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली फिगर भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपका ये वाला है, ठीक है, ये वाला लाइन ज़्यादा अच्छे से करके जाना, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये वाला भी लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका 100% है कि पूछा ही जाता है, ठीक है। 100% क्वेश्चन है कि आपका यहाँ से पूछा जाएगा। देन एक्वा रिजिया से रिलेटेड ये कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ तो आपको रट के रखना है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज़, जो कि ये जो जितना भी केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बाकी इन टेक्स्ट से आप ये 2 क्वेश्चन कर लेना। फिर यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको यहाँ से कर लेना। देन आगे बढ़ते हैं, आगे फिर यहाँ पर ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर ये कर लेना आप लोग, जनरल प्रॉपर्टीज़ दिया गया है आयोनिक कंपाउंड का,
तो इस आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर यहाँ से पूछा जाता है आपका, एंड फिर ये सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन आता ही आता है, फिर यहाँ से आपका पूछा जाता है। तो इन 3 जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, जैसे सोडियम का पूछ देगा, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम का, किसी का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कर लेना। देखो जो नहीं टिक मैंने जो यहाँ पर टिक नहीं करे हैं ना, ये क्वेश्चन नहीं आता है और नहीं आएगा परीक्षा में। जो यहाँ पर हाईलाइटेड है, जो भी मैंने टिक करा हुआ है वहीं से रिलेटेड आएगा। बाकी ये वाला भी जो चार्ट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें से जैसे आपका सीने बार जो कि SGS होता है, ठीक है, मरकरी कोई कहा जाता है ये, तो ये मरकरी मतलब इससे SGS से कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक्सट्रैक्शन मरकरी का और कॉपर का रट लो, ये भी परीक्षा में आपका कई बार जो है पूछा जाता है। इसके बाद रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, 100% रख लो, पेपर में ये आपका छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जिंक का रिएक्शन अच्छे से इसको भी कर लेना, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। मतलब जिंक का एक्सट्रैक्शन आएगा तो ये आप इस कर सकते हो ऐसे। फिर ये वाला जो 2 रिएक्शन है इसको याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये थर्मिट रिएक्शन, इसको याद रख लेना क्या होता है, थर्मिट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये भी तुम्हारे पेपर में बनता है। फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल से रिलेटेड आपका ये वाला फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये वाला जो फिगर है ना, इसको अच्छे से समझ लेना, परीक्षा में आएगा। फिर यहाँ से पूछा गया है 2 मेटल का नाम बताने के लिए पूछा गया जो फ्री स्टेट में मिलता है हमें नेचर में, तो ये इसका नाम खाली याद रख लें, 1 लाइन का तो आंसर ही है। ठीक है, बाकी कोरोजन से रिलेटेड मैंने फर्स्ट चैप्टर से ही आपको करवा दिया है क्या क्या आएगा। फिर भी यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक गैल्वनाइजेशन क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होंगे, इसको कर लेना, यहाँ से भी आपका पेपर में क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद ये वाला जो यहाँ पर दिया गया है, हालांकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी रट लेना। एंड यहाँ पे आपको जो कहीं कहीं ये जो हाईलाइटेड लाइंस आपको दिख रहे हैं, इसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है। ये सब क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में आएगा। जैसे अमलगम क्या होता है, ब्रास किन किन का एलवाई होता है, ये सब शोल्डर क्या होता है, ठीक है ना, तो ये सब अच्छे से समझ लेना, परीक्षा में क्वेश्चन वहाँ से 100% है कि ये पूछा जाएगा। अब एक्सरसाइजेज से अगर हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 आने के हाई चांसेस हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये पूछा जाएगा, ये आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। एम्फोथेरिक ऑक्साइड वाला 100% पूछता है और पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये वाला पूछा जाता है या पूछा जाएगा। और गिव रीजन से भी कई बार क्वेश्चन रहेंगे, तो गिव रीजन वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 16 कर लेना। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 था, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। चलो अब आगे हम चैप्टर नंबर 4 से समझते हैं। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 में, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद फिर हम बायो के भी चैप्टर्स को देखेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड लाइंस दिख रहे हैं, ये ज़रूरी कर लेना अच्छे से। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइंस अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, इसीलिए ये सब से कुछ भी यहाँ पर टिक नहीं है। ठीक है, इसमें से क्या क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखो यहाँ पर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपका मीथेन का भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में आप फ्लोरीन के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, जिसमें आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर सल्फर का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने के लिए दिया गया है। तो ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। देन यहाँ पर वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका सेचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसेचुरेटेड कंपाउंड से क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। और ये भी क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाएगा। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका यहाँ पर देख लो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है, जिसमें यहाँ पर देख लो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके दिखाया गया इथेन का।
तो मीथेन का, इथेन का, इनमें से किसी का भी जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने के लिए दिया जा सकता है। तो इसको अच्छे से समझ लेना। अब देखो यहाँ पर इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके दिया गया है, तो किसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इथीन का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करते हैं, सीख लेना अच्छे से, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो ये सब फार्मूला, ये बेसिक चीज़ें हैं, वो सब याद रखना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो बनाएंगे, तो वो अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना इनफैक्ट। इसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन है इसको अच्छे से याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आपका 100% पूछा जाता है। खास करके इसमें जो आइसोमर्स जो है आपको ड्रॉ करने के लिए भी दिया जाता है, जिसमें एन आइसोमर से रिलेटेड, नियो या फिर आइसो, इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा। तो ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने के लिए रहता है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर हाईलाइटेड है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्काइंस, ये सब से रिलेटेड है, जानकारी है, एल्कीन्स, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। देन यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, लाइक हेलो एल्केन्स हो गया, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर इसके फंक्शनल ग्रुप है। ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वो सब आपको अच्छे से समझ लेना है। ये कैसे जो नॉमेनक्लेचर है हम लोग करते हैं। और किसी बच्चों को, अगर किन्हीं भी बच्चों को दिक्कत होगी तो कमेंट करना, मैं इसको लेकर एक स्पेशल वीडियो आप लोग को बना के दे दूँगा, ठीक है, परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो भी इम्पोर्टेंट लाइन्स है इसको समझ लेना। यहाँ पर भी काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि लिखी गई है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर होमोलोगस सीरीज़ के बारे में दिया गया है, जहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 100% जो है वो बनने वाला है। इसके बाद ये भी उसी से रिलेटेड है, होमोलोगस सीरीज़ से ही रिलेटेड, तो वो समझ लेना। देन यहाँ पर जनरल फार्मूला दिया गया है एल्कीन का, तो सिर्फ एल्कीन्स का ही नहीं, हो सके तो आप एल्काइंस का या फिर एल्केन्स का, इनका भी जनरल फार्मूला एक बार याद कर लेना क्या होता है, ताकि कोई भी फार्मूला वगैरह बनाने के लिए आए तो हम इजीली बना सकते हैं। अब आ जाते हैं, देखो नोमेनक्लेचर में हम लोग आ चुके हैं अब हम, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिए गए हैं, जैसे कि क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, या फिर और भी बहुत सारा है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोपेनॉल का लिया गया है, प्रोपेनल का लिया गया है। और ये कैसे नॉमेनक्लेचर होता है ये आपको सीख कर जाना है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर सीख कर जाना मैं बार बार कह रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर करके जाना। ये पेपर में क्वेश्चन यहाँ से कम 2 से 3 नंबर का जो है पूछा जाएगा। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करा जा सकता है, पेंटेन से या ब्यूटेन से या फिर ये प्रोपेन से, किसी से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझ लेना। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने के लिए ये वाला क्वेश्चन सीख लेना, साइक्लोपेंटेन का कैसे करेंगे। तो इनटेक्स्ट से वो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। फिर यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है, जैसे किसी का भी दिया जा सकता है, इथेनोइक एसिड का दे देगा, ब्रोमोपेंटेन का बोल देगा कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है ना। या फिर इसका बोला जा सकता है कि इसका आइसोमर, या पूछा जा सकता है ऐसे इस प्रकार से, क्या ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है या नहीं है, अगर है तो करके दिखाओ। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पक्का ये सब पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा, तो बिल्कुल भी ये सब मत छोड़ना। देन यहाँ पर देखो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो ये सब तो सीखना ही सीखना है, ठीक है। देन यहाँ पर कम्बसन से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, ये भी रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार 2-3 साल से पूछा जा रहा है। तो ये तीनों रिएक्शन याद रख लेना, हालांकि पहला वाला तो ईजी है, बाकी नीचे का दोनों रिएक्शन याद कर लेना, हालांकि वो सब रिएक्शन मैंने चैप्टर 1 में भी दिया था आप लोग को। देन यहाँ पर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसका जो फ्लेम है वो कैसा जलता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स का। तो ये अच्छे से रट लेना, मे भी परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन तुम्हारी इस बार आ जाए, जो कि आता है। इसके बाद यहाँ पर स्टोव से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स दिए गए हैं, इसको याद रख लेना, वो भी इम्पॉर्टेंट है।
फिर यहाँ पर ये वाला लाइन टिक कर लो, यहाँ से भी रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका बनता है और बनेगा। मैं ये आपको पहले कह दे रहा हूँ, 100% क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने वाला है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि वाई डू सबस्टांस बर्न विथ और विदाउट अ फ्लेम। कोई सबस्टांस फ्लेम के साथ बर्न होता है या फिर फ्लेम के साथ बर्न नहीं करता है, क्यों? तो इसका कारण यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी अच्छे से समझ लेना। बाकी इधर आपका ये वाला एक रिएक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये रिएक्शन को यहाँ पर अब डिटेल में दिया गया है, इसको समझ लेना। फिर आगे है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जिसमें ये जो लाइन है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट लाइन्स है। ये वाला रिएक्शन निकेल कैटेलिस्ट ऐड कर किया जाता है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन, याद रखना है। अब होता क्या है कि कभी कभी कोई कोई सेट में अलग क्वेश्चन रहता है, कभी कभी अलग रहता है, ठीक है। अलग अलग रीजन्स में भी अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखोगे तो बोलोगे भैया इतनी सारी है, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। देखो पढ़ना भले ही ज़्यादा है, बट ये भी तो सोचो कि अलग अलग सेट्स हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सारे क्वेश्चन एक ही सेट में आ जाएंगे। तो अलग अलग सेट्स में अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। बाकी ये भी यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन्स हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है ना। फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, इसको कर लेना। ये वाला रिएक्शन याद रख लेना, ठीक है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन, ये जो रिएक्शन है ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देन यहाँ पर इन टेक्स्ट से ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, बाकी 2 करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर इथेनॉल का प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इथेनॉल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में। इसका यूज़ करा जाता है मेडिसिन्स में, ठीक है, सच एज टिंचर आयोडीन, कफ सिरप्स या फिर बहुत सारे टॉनिक्स में यूज़ होता है। इथेनॉल के रिएक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, सोडियम के साथ इथेनॉल कैसे रिएक्ट करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, VBI है, रट लो पेपर में, ये तुम्हारा पूछा जाएगा, ठीक है। छप कर आने वाला है ये वाला रिएक्शन। देन यहाँ पर एक और रिएक्शन है, ये वाली भी रिएक्शन याद कर लेना, ऐसा नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आगे यहाँ पर आपका दिया गया इथेनोइक एसिड का प्रॉपर्टी, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद रख लेना, ये भी यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको अच्छे से समझ लो। देन यहाँ पर इथेनोइक एसिड का रिएक्शन दिया गया है, जिसमें एक है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VBI है, पेपर में हर बार पूछा जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद ईस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ईस्टर क्या होता है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, जिसका यूज़ करा जाता है परफ्यूम्स वगैरह या फिर कोई फेवरिंग एजेंट्स के रूप में इसका यूज़ करा जाता है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो लाइन दिया गया है कि सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट। सोप क्या होता है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। और ये वाली रिएक्शन याद रख लेना, ठीक है, ये वाली रिएक्शन याद रख लेना जो कि सोप का ही है। इसके बाद यहाँ पर इथेनोइक एसिड से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट लाइंस दी गई है, तो इसको भी अच्छे से समझ लेना। और ये वाला रिएक्शन भी VBI है, ठीक है, ये VBI है, इसको भी अच्छे से देख लेना। देन अब आ जाते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में। तो यहाँ पर ये मिसेल्स वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, तो ये मिसेल्स वाला अच्छे से समझ लेना इसका कॉन्सेप्ट। देन आगे आते हैं, यहाँ पर ये सब जो लाइंस है इसमें से भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो यहाँ से इसको कर लेना, ठीक है ना। और डिटर्जेंट से भी रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दी गई है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब एक्सरसाइजेज की हम बात करें तो एक्सरसाइजेज से ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेना। देन फिर इधर से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने के लिए बोला गया इथेनोइक एसिड का, H2S का, प्रोपेनोइक एसिड का और F2 का। फिर यहाँ पर होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है ये दिया गया, एग्जाम्पल के साथ लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15। तो इतना कुछ आपको करना पड़ेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। देखने में लगता है छोटा सा चैप्टर है, बट इसमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वही सब जो है परीक्षा में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जो कि बच्चे छोड़ देते हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें हमने करी है, अगर इतने करके जाओगे तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, केमिस्ट्री में आपका 100% में गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप केमिस्ट्री में जितने भी नंबर की परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर का आएगा, तो 25 में आप केमिस्ट्री में 25 नंबर लेकर आओगे, अगर आपने इतना कुछ कर लिया तो। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो ये तो हो गई केमिस्ट्री। अब आ जाते हैं हम
बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स आपको बताता हूँ, इसके बाद के जो भी चैप्टर्स हैं। सो नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे तो इसको टिक कर लो। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, बट मैं आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो करके जाना, परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। ये सब आपको करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नीचे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए इधर से क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये फोटोसाइंथेसिस का ये जो रिएक्शन है ये आपको याद रख लेना है। फिर यहाँ पर फोटोसाइंथेसिस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, तो ये 3 इवेंट्स आपको याद रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर डेजर्ट प्लांट वाला भी क्वेश्चन किसी किसी सेट में आते रहता है, तो इसको कर लेना। अगर हम नीचे बढ़े तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड कुछ लाइन्स दी गई हैं, इसको पढ़ लेना। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, इसको यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ तक पूरा दिया गया है। फिर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से आपका यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ 100% तुम्हारे पेपर में छपकर आने वाला है यहाँ से, ठीक है। ये दोनों जो लाइन है, इन दोनों लाइन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में 100% आएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जामिनेशंस दे देने के बाद एक बार आके मिला लेना, देखना अपने क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपका रहने वाला है। देन न्यूट्रिशन इन एमोबा से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। डायग्राम अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना। फिर यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी इंजाइम्स प्रेजेंट रहता है हमारे माउथ में या फिर स्टोमक में, वो सब आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। ये सब सारे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी है ना, सारा मैंने ये हाईलाइट करा हुआ है। अच्छा, ये वाला फिगर भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब एग्जामिनेशंस में फिगर ड्रॉ करने के लिए आपका नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो भी नेमिंग वगैरह है कि कहाँ कहाँ क्या क्या रहता है, तो ये सब नेमिंग एक बार याद कर लेना, ठीक है। नेमिंग इम्पॉर्टेंट है, फिगर बनाने के लिए परीक्षा में नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ पर भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो हर्बीवोरस यानी कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है, ठीक है ना, क्योंकि उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। वहीं अगर हम जो मीट ईटिंग एनिमल्स, मतलब जो भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो कि मीट वगैरह खाते हैं, लाइक टाइगर्स वगैरह, तो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होती है, छोटी होती है। तो 2 इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको याद रखना। देन यहाँ पर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद रख लेना, परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देन पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रियाज जो है क्या सीक्रेट करती है, पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करती है। ये पूरा जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने भी आपको ये हाईलाइटेड वर्ड्स आपको दिख रहे हैं या अंडरलाइन जो करा हुआ है, हाईलाइटेड वर्ड्स यहाँ पर अंडरलाइन है या फिर हाईलाइटेड वर्ड्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, उसको करके जाना, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इन टेक्स्ट से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है ये आपको कर लेना है। देन यहाँ से आपको ये वाला जो ये हाईलाइटेड किया हुआ है, ठीक है, ये आपको यहाँ से ये वाला कर लेना है। ये सब से ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये वाला चार्ट से क्वेश्चन रख लो, 100% पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 100% यहाँ से क्वेश्चन इस टेबल से आपका पूछा जाएगा। देन ATP से भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना जो भी हाईलाइटेड है। इसके बाद इधर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इधर आपका नहीं बनेगा। फिर ये वाला डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम में इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका नेमिंग कि कहाँ पर क्या क्या होता है। एल्वियोली खास करके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। एल्वियोली का थोड़ा फंक्शन वगैरह देख लेना, क्वेश्चन यहाँ से ये सब पूछा जाएगा। देन फिर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका एक जो ये इंटेक्स्ट का क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ से ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 आप चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट नहीं करा हुआ है, लेकिन ये वाला भी थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला लाइन पढ़ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। हार्ट से भी क्वेश्चन 99% चांस रहता है कि हार्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। 99 का पूरा 100% ही आप रख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है, हार्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन।
तो उसको करना है। फिर यहाँ पर डबल सर्कुलेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका 100% है कि पूछा जाता है, तो इसको कर लेना डबल सर्कुलेशन वाला पार्ट। ओके, देन यहाँ पर लिम्फ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दी गई है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो है बनता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम यही सब आएगा, आपको पता है, तो ये एक बार पढ़ लेना। ओके, देन यहाँ से आपका ये ट्रांसपिरेशन वाला एक कॉन्सेप्ट आएगा, ट्रांसपिरेशन, और एक है ट्रांसलोकेशन, ये दोनों पढ़ लेना, ठीक है, इन दोनों से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन अगर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों कर लेना है। एंड एक्सक्रीशन वाले पार्ट से सबसे पहले तो ये याद कर लो एक्सक्रीशन होता क्या है, ठीक है। देन इसके बाद इसका डायग्राम भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टिक नहीं करा हुआ, इसको भी टिक कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर यानी इसकी जो डायग्राम है कहाँ पर क्या क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ 100% आने वाला है आपके पेपर में, ठीक है। खास करके जो बॉमन्स कैप्सूल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता ही है, तो बॉमन्स कैप्सूल अच्छे से समझ लेना, ठीक है उसको। इसके बाद यहाँ पर एक जो लाइन दिया होगा इसको पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है ना उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो आपको पढ़ने में। अब जैसे यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। देन यहाँ पर ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 से 4 नंबर तक ये कर लेना। एंड एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन नंबर 8 और 11 कर लेना। तो इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो और आपको इस चैप्टर से और आपको कुछ भी ऐसा कुछ और करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आना रहेगा, यहीं से आपका 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 5। चलो चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं। सो अब आगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस चैप्टर से क्या क्या आएगा चलो यहाँ पर आगे बताता हूँ, ठीक है। ऊपर में ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले तो आपको ये वाला डायग्राम कर लेना है न्यूरॉन का, और 100% गारंटी है ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। देन यहाँ पर हमारे अलग अलग जो सेंस ऑर्गन्स है उनमें कौन कौन सा रिसेप्टर्स पाया जाता है, पांचों सेंस ऑर्गन्स में, वो आपको याद रख लेना है। हालांकि 2 के बारे में तो यहाँ पर दे रखा है कि हमारे टंग में गुस्टैटरी रिसेप्टर्स होता है, या फिर हमारे नोज़ में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है, बट आपको वो पांचों सेंस ऑर्गन्स में जो जो भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो याद करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका पक्का रहेगा, बाकी इधर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इधर से आपको करने की कुछ ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आगे फिर आपका यहाँ पर ये रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है अच्छे से पढ़ लेना। एंड यहाँ पर ये जो भी डायग्राम है कहाँ पर क्या क्या है अच्छे से इसको समझ लो, क्योंकि डायग्राम में भी कि आपका ये रहेगा। हालांकि डायग्राम बनाने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन लेवल करने के लिए आपका पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है या रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, तो ये सब अच्छे से पढ़ लेना। देन अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपका वॉलंटरी एक्शंस है वो किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करता है जैसे राइटिंग को, टॉकिंग बात करना, मूविंग अ चेयर, अगर कोई प्रोग्राम ख़त्म होता है तो वहाँ पे जो क्लैपिंग करता है, ये सब सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो ब्रेन है वो उसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, वो यहाँ पर दे दिया गया है, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन क्या काम करता है ये सब आपको पढ़ लेना है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यही सब परीक्षा में आते हैं। देन यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन आपको अच्छे से करके जाना है, इसके जो भी पार्ट्स है कहाँ पे कौन सा पार्ट्स है अच्छे से कर लेना, ठीक है। देख लो कहाँ पर सीरिब्रम है, या फिर कहाँ पर ये जो क्रैनियम स्कल है, मिड ब्रेन कौन सा है, फोर ब्रेन कौन सा है, ये सब अच्छे से कर लेना। हाइपोथैलेमस वगैरह, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर इनवॉलंटरी एक्शन से दिया गया है, इसको कौन कंट्रोल करता है, तो ये मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जैसे इनवॉलंटरी एक्शंस में आ जाता है ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग, ये सब आता है, ठीक है। और इसको कंट्रोल करता है मेडुला इन द हिंड ब्रेन, मतलब हिंड ब्रेन में जो मेडुला होता है वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, तो ये क्या क्या है इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाने नहीं आया हूँ, अगर आपको पूरा चैप्टर समझना होगा तो कमेंट करना, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा। इन टेक्स्ट की अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है, ठीक है, और बाकी के करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका वहीं से आएगा जो कि मैंने टिक करा है, ठीक है। बाकी इधर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। फिर आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। देन आगे बढ़ते हैं। फिर आपका यहाँ पर हार्मोन, प्लांट में जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर, दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ये सब पूरा पढ़ लोगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी यहाँ से 100% मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये गारंटी आपके पेपर में छपकर आने वाला है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद इंटेक्स्ट से ये 3 क्वेश्चन कर लेना कि प्लांट हार्मोन्स क्या होता है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना और ये यहाँ पर हाइड्रोट्रोपिज्म वाला एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है। अब एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो ये वाला जो डायग्राम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ पर दिया गया है कहाँ पर कौन कौन सा ग्लैंड पाया जाता है। जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पर पाराथायरॉयड ग्लैंड है, फिर यहाँ पर ये पैनक्रियाज है, ये भी तो एक प्रकार का ग्लैंड है ना, ठीक है। ये टेस्टिस है, ये तो ह्यूमन है, ये मेल वाला है और इधर फीमेल वाला है। तो लगभग मेल और फीमेल में सारा सेम रहता है, बस इसमें टेस्टिस रहता है और इसमें कुछ और रहता है। इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला है वो रहता है, ठीक है ना, इस्ट्रोजन रहता है, ठीक है, इस्ट्रोजन या फिर ओइस्ट्रोजन, समझ में आया ना। तो ये सब कहाँ पे कौन कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, ये सब अपना याद कर लेना। इसके बाद अच्छा, ये सब जो ग्लैंड्स है ना, ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स दिया गया है। अब एक्सोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आयोडीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे पहचाना जाता है, मतलब सिम्टॉम्स क्या है, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये VBI है, ठीक है, तो इसको तो नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन दिया गया है कि जो पिट्यूटरी है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई ड्वार्फ रह जाता है, उसकी हाइट अगर कम रह जाती है या फिर किसी की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके कारण क्या है, तो इसका क्या कारण, तो इसका कारण है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर वो हार्मोन सीक्रेट सही से नहीं कर पा रहा है तो वो ड्वार्फ रह जाता है, मतलब बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है मतलब, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब जरूर कर लेना, सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स लिखी हुई है जहाँ से क्वेश्चन पेपर में 100% आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है, तो बिल्कुल भी उसको मत छोड़ना। बाकी आपका यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा हार्मोन क्या कौन सा ग्लैंड में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है यानी सीक्रेट करता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन बनाता है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, जो कि यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसके बाद पैनक्रियाज यहाँ पे फील करने दिया है, ठीक है ना, यहाँ फील करने, जैसे जो पैनक्रियाज है ये इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन, ओवेरीज ओएस्ट्रोजन करता है, फिर एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलाइन करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है, ये सब आपको याद रखना है। और इसका जो भी फंक्शन है ये सब सारा फंक्शन भी यहाँ पर दिया है, फंक्शन भी हमें याद रखने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ से ना 100% आपका बनेगा, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना वहाँ से। इसके बाद यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 2 और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको कर लेना है। तो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। एक्सरसाइजेज की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 करना, फिर यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नंबर ये 1 कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर आपको ये 5 कर लेना है, जिसमें न्यूरॉन का वही स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। और इसके बाद फिर फोटोट्रोपिज्म वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या होते हैं, ये समझ जाना। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाएगा। देन यहाँ पर नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म का क्या मतलब, दोनों में क्या कंपेयर करना है, क्या डिफरेंसेस है, या फिर जो भी दोनों में सिमिलरिटीज़ होंगी वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो बस ये आपका इस चैप्टर से आएगा। चलो नेक्स्ट चैप्टर को अब हम आगे को जो भी क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे उनको देखते हैं। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब यहाँ से क्या क्या आपको करने हैं,
तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड लाइन्स है इसको कर लेना। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में 100% है जो कि पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो इसको भी कर लेना। देन नीचे आगे आते हैं, यहाँ पर वेरिएशन से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब अगर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर लेना है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डीएनए की जो कॉपिंग होती है ये क्यों इंपॉर्टेंस होती है, उसको कर लेना, परीक्षा में वो क्वेश्चन भी आता है। देन यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स दिए गए हैं लाइक फ्यूज़न। अब फ्यूज़न के जो 2 एग्जाम्पल्स है, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल याद कर लेना। जैसे यहाँ पर अमोएबा का दिया हुआ है, दूसरा एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये लिस्टमैनिया दिया गया है, ठीक है। अब फ्यूज़न में भी 2 तरह का फ्यूज़न होता है, एक बाइनरी फ्यूज़न होता है, दूसरा मल्टीपल फ्यूज़न होता है, पता होगा। तो बाइनरी फ्यूज़न का एक एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखना, ये अमोएबा और लिस्टमैनिया। और मल्टीपल फ्यूज़न वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर याद रख लेना, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये जितना भी हाईलाइटेड वर्ड्स है इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। देन यहाँ पर फिर ये आपका यहाँ पर देखो फ्रेगमेंटेशन का भी एग्जाम्पल्स दिया गया है तो इसको पढ़ लेना। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल ये क्या काम करता है ये भी यहाँ पर दिया है, फंक्शन दिया गया, मतलब रीजनरेशन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब जितना भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है ना। जैसे रीजनरेशन का एग्जांपल हो गया हाइड्रा या फिर प्लानेरिया, ये कैसे वर्क करता है ये यहाँ पर दिया गया है, रीजनरेशन क्या होता है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहीं पे मेन चीज़ें हैं, जो भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ ना वही मेन है। इसके बाद यहाँ पर बडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। तो बडिंग का एग्जांपल हो गया जैसे हाइड्रा, ठीक है। और इसका बडिंग वाला ये जो फिगर है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इस फिगर को भी अच्छे से देख लेना, इसका नाम क्या है, टेंटिकल्स है, इसको याद रखना। फिर आगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसका मेथड क्या है, ये पूरा यहाँ पर अच्छे से समझाया हुआ है, तो इसको पढ़ लेना। परीक्षा में क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है। इसके बाद टिश्यू कल्चर भी क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया जाता है, तो टिश्यू कल्चर के बारे में इसको अच्छे से पढ़ लेना। स्पोर फॉर्मेशन ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है राइजोपस, ठीक है ना। अगर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर लेना है यहाँ पर, कि जो बाइनरी फ्यूज़न है और मल्टीपल फ्यूज़न है इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कैसे बाइनरी फ्यूज़न मल्टीपल फ्यूज़न से अलग होता है, और एक ये जो डीएनए की कॉपिंग होती है ये एसेंशियल पार्ट क्या होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का, तो वो कर लेना है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम अच्छे से समझ लो। कहने का मतलब इसके जितने भी नेमिंग है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि नेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब नाम आपको याद रखना है। देन यहाँ से ये सब जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो स्टेमेन जो है मेल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, पिस्टिल जो होता है फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं वो जैसे हिबिस्कस या मस्टर्ड होता है, या फिर जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं लाइक पपाया या वाटरमेलॉन होता है। ये सब आपको याद रखने हैं, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से मैं अभी कह दे रहा हूँ 100% पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दे दिया गया है आपका पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड यहाँ पर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। देन यहाँ पर ये वाली डायग्राम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 100% चांस रहता है आने का। कई बार ये एक परीक्षा में आया हुआ है लगातार, इधर भी देखा जाए 2-3 साल से पूछ रहा है। और डायग्राम बनाने के लिए नहीं रहता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, नेमिंग करने के लिए देता है, ठीक है। ये आपका यहाँ से पूछ देगा कि इसका नाम क्या है, या फिर इसका नाम, या फिर इसका नाम, इस तरह से नेमिंग करने के लिए आपका रहेगा। देन आगे आगे बात करें तो आपको यहाँ से ये वाला पढ़ लेना है और फिर ये वाला पढ़ लेना है, तो इतना कुछ आपको यहाँ से पढ़ना है। देन कई बार क्या होता है कि बच्चे छोटा फिगर देख के इसको छोड़ देते हैं, जबकि परीक्षा में ये भी फिगर आता है, बार बार आता है। तो आपको ये जर्मिनेशन वाला फिगर भी अच्छे से समझ लेना है, जर्मिनेशन क्या होता है इसको पढ़ लेना, वो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने टिक कर दिया था, वो दिया हुआ है, ठीक है। इसका नेमिंग वगैरह याद कर लेना, कहाँ पे क्या क्या नेमिंग है।
अब रिप्रोडक्शन इन अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि क्या क्या चेंजेज आते हैं टीनेजर्स में, तो वो आपका यहाँ पर दिया गया है। कुछ चेंजेस ये ऐसे होते हैं जो बॉयज़ गर्ल्स दोनों में देखे जाते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, फिर यहाँ से दिया गया है बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं पुबर्टी के दौरान, तो वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देन आपका फिर यहाँ से इम्पॉर्टेंट है पुबर्टी क्या होता है, तो इसको पढ़ लेना, परीक्षा यहीं इन्हीं में से पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको ये वाला पढ़ना, ये इम्पॉर्टेंट है, फिर यहाँ से ये वाला इम्पॉर्टेंट है, और ये तो अपना बुक में ना टिक करते जाना, जितना भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और हो सके तो हाइलाइटर होगा तो इस तरह से हाईलाइट भी कर लेना, और इन्हीं सब टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना। पढ़ने का तो आप पूरा किताब पढ़ोगे, लेकिन फोकस आपको इन सब चीज़ों पे करना है। इसके बाद ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 100% चांस रहता है कि परीक्षा में आपका आएगा ही आएगा। चाहे जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, इसमें या इसमें, इसमें या इसमें, इन दोनों में से एक आपका गारंटी है कि इन दोनों में से एक आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से जरूर कर लेना, दोनों कर लेना, कोई सा भी आ सकता है, और मे भी दोनों भी आ जाए। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वाला थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ऐसे छोटा सा है ये, और यहाँ पर बहुत सारी और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है, जैसे यहाँ पर, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे इसको टिक कर लो, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई है। प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये भी आई है, 100% ये भी रख लो, परीक्षा में आने वाला है, ठीक है, किसी ना किसी सेट में जरूर रहेगा। फिर आगे आपका यहाँ से ये वाला मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, क्या होता है मेंस्ट्रुएशन, कब आता है गर्ल्स में, तो वो सब सारा यहाँ पर दिया हुआ, इसको पढ़ लेना। आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है, या फिर कौन सा ये वायरल इन्फेक्शंस होता है, वो सब सारा यहाँ पर दिया हुआ, इसको पढ़ लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे वेज होते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के, कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स यहाँ पर हाईलाइटेड हैं, ठीक है, ये सारे मेथड्स हाईलाइटेड हैं। तो इसको पढ़ लोगे ना, तो और आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना इंटेक्स्ट से। एंड एक्सरसाइजेस से ये आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 और 11 कर लेना है। देखो जो भी मैंने यहाँ पर आपको टिक करवाया है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन कोई सा भी परीक्षा में आपका दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर 7। चलो आगे समझते हैं चैप्टर 8 के क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज़ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी में सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लेना, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नीचे आगे आते हैं, यहाँ पर जो ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस इंटेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है, इसको कर लेना। देन आगे फिर नीचे में यहाँ पर इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दिया गया है। फिर आगे हम नीचे आते हैं। अब देखो आगे यहाँ पर जो नीचे में ये जो दिया गया है, यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आगे नीचे होगा, तो ये सब सारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, तो ये वाला अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, इसका क्रॉस करने के लिए सीख लेना। देन यहाँ पर ये वाला भी इम्पॉर्टेंट लाइन दिया गया है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है या रिसेसिव ट्रेट होता है, ये क्या होते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। देन फिर यहाँ से ये वाला फिर आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसको समझना। फिर आपको यहाँ पर ये जो फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये फिगर 8.4 यानी ये वाला फिगर, इसको एक बार समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर वही चीज़ है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस वाला यहाँ पर एग्जांपल दिखाया गया है, तो इसको पढ़ लेना। इसका रेशियो भी आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है 3:1 होता है, और डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है ये आपको यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। और ये सब आपको समझ के जाना है, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाएगा। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर आके मिला लेना, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन में आ जाते हैं। यहाँ से आपको सबसे पहले तो ये वाला जो लाइन है इसको पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इधर यहाँ से क्वेश्चन लगातार 2-3 साल से पूछा जा रहा है,
और ये वाला लाइन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है और 100% गारंटीड है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा, ठीक है। देन एक लास्ट में ये वाला, ठीक है ना, ये भी। और यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो उसको समझ लेना, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, कब बॉय होता है या फिर कब गर्ल्स होता है, वो सब से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। अगर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन कर लेना, तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने के हाई चांसेस हैं। इसके बाद अगर हम एक्सरसाइजेज की बात करें तो एक्सरसाइजेज में ऐसे तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो आपको सबसे पहले ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये है, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, ठीक है। बस इतना ही करना है, बाकी ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चैप्टर है काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे मतलब टॉपिक्स को हटाया गया है, मतलब इवोल्यूशन का पूरा पार्ट ही हटाया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर ये सब पढ़ना है, ठीक है। मेनली इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, कब बॉय कब गर्ल होता है, इसको समझना है आपको, जो कि मैंने ऑलरेडी हाईलाइटेड वहाँ पर करा हुआ है। और यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 है लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब यहाँ से क्या क्या आएंगे, देखो इसमें सबसे पहले यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो यहाँ पर इसके 2 लॉ हैं, ये दोनों लॉ याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन परीक्षा में आता है। फिर यहाँ पर इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसे होती है वो सारा यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि जो इमेज होता है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, इमेज की जो साइज़ होती है वो इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के साइज़ से, तो वो सारा कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। देन फिर नीचे आते हैं, इधर से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नीचे आ जाओ, यहाँ पर नीचे में इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इसको समझना है हमें। जैसे यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन दे दिया गया है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी पोजीशंस के ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, लाइक इन्फिनिटी पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, बियॉन्ड सी में रखते हैं, सी पर रखते हैं, या फिर सी और एफ के बीच में रखते हैं, एफ के पास रखते हैं, और पी और एफ के बीच में रखते हैं, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, ये सब आपको यहाँ पर याद कर लेना है। और ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ 100% क्वेश्चन आपका ये छप कर आने वाला है यहाँ से, ठीक है, 100% आने वाला है। तो जैसे चाहो वैसे इसको याद करो, लेकिन याद कर लो, ठीक है। इसमें देखो इधर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ये रियल और इन्वर्टेड होता है इमेज का नेचर, बस एक ही कंडीशन होता है वर्चुअल और इरेक्ट का, जब जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो वो पी और एफ के बीच में हो, ठीक है ना। तो अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका इमेज का साइज़ क्या होगा ये सब याद कर लेना, 100% क्वेश्चन में वो छप कर आएगा। तो ऊपर में हमने देखा था कॉनकेव मिरर का, सेम इसी प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर का भी होगा, तो वो तो मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आपको सीख कर भी जाना है, जैसे कि यहाँ पर देख लो जो इमेज फॉर्मेशन है वो यहाँ पर करके दिखाया गया है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पे रखे तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे तो इमेज की पोजिशन यहाँ पर आई, ठीक है। इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर रख दिए सी के इधर बियॉन्ड, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बना सी और एफ के बीच में बना, इस तरह से यहाँ पर सारा कुछ जो है वो दिया गया है। ये छह कंडीशन आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। सब में देखना कि देखोगे कि जो इमेज बन रही है वो इस साइड ही बन रही है, ठीक है। सब में जो इमेज है वो इस साइड बन रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रखा तो इमेज इधर बनी, बस एक ही कंडीशन है यहाँ पर कि इमेज इधर बनता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रट लेना, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, इमेज फॉर्मेशन भी करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। अब कॉनकेव मिरर्स का क्या क्या यूज़ है ये भी आपका पेपर में 100% पूछा जाता है, ये भी छप कर आने वाला है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, गारंटी है कि आएगा ही आएगा, ओके। देन यहाँ पर अब दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स मिरर का जो फॉर्मेशन है ये यहाँ पर 2 कंडीशन दिया गया है, ठीक है। अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनी आप देख सकते हो, और अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं कहीं पर भी तो फिर इमेज किस जगह पे बनती है, तो ये यहाँ पर दिया गया। इन्फिनिटी पे अगर हमने रखा तो जो इमेज की पोजीशन है वो फोकस पे बना, और अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पर रखते हैं तो जो इमेज बना पी और एफ के बीच में बना। इसमें 2 कंडीशन ही है, ठीक है, और इन दोनों में वर्चुअल और इरेक्ट आता है,
तो बस ये आपको याद रख लेना है, इमेज की साइज, पोजीशन कहाँ बना, यहाँ से क्वेश्चन आपका पेपर में बनेगा। इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूज़ है वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद अगर हम यहाँ से क्वेश्चंस की बात करें तो ऐसे यहाँ पर ये सब सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है जो बेसिक बेसिक चीज़ें, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशंस में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऊपर में मैंने ऑलरेडी आपका टिक कर दिया है, तो अगर वो पढ़ लोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। बाकी साइन कॉन्वेंशन से क्वेश्चन नहीं आता है बल्कि उस न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल आपको करना है। न्यूमेरिकल के लिए ये मिरर फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है, ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है -b/u, ये आपको याद रखना है। अच्छा, निगेटिव साइंस मैग्नीफिकेशन का क्या इंडिकेट करता है, तो जो इमेज होती है वो रियल होता है, ये इंडिकेट करता है। पॉजिटिव साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है। तो ये सब आपको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए काम देगा। अब न्यूमेरिकल्स के लिए आप ये एग्जांपल 9.1 कर लेना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। फिर ये एग्जांपल नंबर 9.2 कर लेना, ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर अगर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको दोनों ही कर लेने हैं, दोनों ही परीक्षा में आएंगे। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये वाला जो लाइन दिया गया है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। देन यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्लैब वाला ये जो डायग्राम है इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। ये आपका रेयर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है, ये आपका फिर से रेयर मीडियम आ जाता है। तो जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, किधर मूव करता है, टुवार्ड्स द होगा नॉर्मल की अवे नॉर्मल होगा, वो सब आपको यहाँ पर समझ लेना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, इन सब के कॉन्सेप्ट को समझ लेना। मतलब ये जो ग्लास स्लैब है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी दो लॉ है, ये दोनों लॉ है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ दो लॉ है, इसी प्रकार से सेम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी दो लॉ है, तो ये दोनों लॉ को कर लेना। इसमें स्नेल्स लॉ भी है, स्नेल्स लॉ ये वाला होता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये वाला भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, पूछा भी जा सकता है। व्हाट इज स्नेल्स लॉ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर से लगातार ये क्वेश्चन भी रिपीट कर रहा है। देन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा आपका यहाँ पर दिया गया है, मैंने जितनी भी चीज़ें हाईलाइट करी हुई है इसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लिखा मतलब हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो ये सब सारी इंपॉर्टेंट है, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको अच्छे से समझ लेना है। और 100% मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से छपकर आपका आने वाला है। यहाँ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, इन शॉर्ट इसको भी याद कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है 1.33, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई का भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ रहता है उसका मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू इतना। जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये इसको कर लेना, पेपर में आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्राउन ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, और बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर भी दिए गए हैं कुछ मटेरियल्स का, हालांकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारा दिया गया है, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली दो याद रख लेना जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक वाटर वाला और एक क्राउन ग्लास वाला, ठीक है, ये क्राउन ग्लास वाला, ये दो याद रख लेना, वरना काफ़ी सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है। समझ में आया। अब जैसे देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन दिया गया है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इतना। अगर डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दी गई है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एयर में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर रेशियो होगा डायमंड के जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे उसके, तो उसका रेशियो होता है, वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ रहता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद नीचे आना है, ये सब बात इधर आपको और कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन में आपको आ जाना है।
कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन फिर इसी तरह से आपको कर लेना है जिस तरह से आपने कॉनकेव लेंस का करा। अलग अलग पोजीशन पे उसका इमेज का पोजीशन कहाँ बनता है, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजीशन रखने पर इमेज का पोजीशन क्या होता है ये आपको याद करना है। ठीक है, इसका फिर साइज़ क्या होगा और नेचर क्या होगा ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन, और यहाँ पर है कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ये सब सारा यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। इन्फिनिटी पे रखते हैं इमेज की पोजीशन, फोकस पे होती है, F1 पे होती है, मतलब बिटवीन अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो फोकस यानी F1 और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि O के बीच में बनती है। इसका साइज यहाँ पर देख लेना, दोनों में डिमिनिश्ड होता है और दोनों का नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इसके बाद इसका जो रे डायग्राम है इसको समझ लेना। ये देख लो यहाँ पर रे डायग्राम्स दिए गए हैं। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस वाला रे डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपको ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो दो डायग्राम है ये कॉनकेव लेंस वाला दिया गया है। साइन कन्वेंशन नहीं आएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो लेंस फॉर्मूला ये वाला है, इसको याद रख लेना, 1/v माइनस 1/eu इक्वल टू 1/f। और मैग्नीफिकेशन के लिए ये वाला आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। इसके बाद अच्छा मैग्नीफिकेशन का ये भी फॉर्मूला होगा, ध्यान देना। ठीक है, मैग्नीफिकेशन लेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पर और मिरर वाला ये दोनों तो सेम होता है, बट मैग्नीफिकेशन का यहाँ पर मिरर में माइनस होता है बट इसमें माइनस नहीं होता है, तो ये सब थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद न्यूमेरिकल के लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 9.3 कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 9.4 कर लेना है। ये दोनों एग्जाम्पल कर लेने के बाद पावर ऑफ लेंस में आ जाना। पावर ऑफ लेंस में आपको ये वाला याद रख लेना है क्या होता है, व्हाट इज़ पावर ऑफ लेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी याद रख लेना। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f। इसके बाद जो पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है SI यूनिट, ये याद कर लेना, डायोप्टर होता है, इसको कैपिटल D से डिनोट करा जाता है। अब ये 1 डायोप्टर मतलब क्या 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है या फिर 1 डायोप्टर क्या होता है, तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, और 1 डायोप्टर बराबर 1 पर मीटर होता है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ये भी जो हमने लिखा हुआ है इसको पढ़ लेना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये तीनों कर लेने हैं, तीनों ही भी आई है। 100% क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना। अगर हम अब एक्सरसाइजेज की बात करें तो एक्सरसाइजेज से आपको सबसे पहले ये MCQ का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों कर लेना है। एंड यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 6 ये जो MCQ है इसको भी कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है और ये भी क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, 100% आता है, इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर ये जो 10 है ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल दिया गया है तो इसको तो करना ही करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 ये चारों का चारों करना है। ये सब सारा न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ आपको कर लेना है इस चैप्टर से। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि इसमें 2 पार्ट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। बाकी जितना भी मैंने टिक करवाया है इतना कर लो, दैट इज़ एनफ। क्वेश्चन आपका यहाँ से 100% मिल जाएगा। चलो अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 10 है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें से क्या क्या आएगा चलो यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो ये ह्यूमन आई का ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से देख लेना, इसका नेमिंग को अच्छे से कर लेना, कहाँ पे क्या क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी 100% रख लो, पेपर में आने वाला है। इसके बाद यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड लाइन्स है इनको बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में 100% यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको कर लेना, फिर यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेना, मतलब इसको अंडरलाइन कर लो अपने बुक से। यहाँ पर इन सब चीज़ों को अंडरलाइन कर लो, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, इसके बाद ये वाला भी आप लोग अंडरलाइन कर लेना। देन पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है इसको कर लेना यहाँ पर। ठीक है, ये वाला यहाँ पर दिया हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको कर लेना कि जो नॉर्मल आई देख सकता है कम से कम डिस्टेंस में वो होता है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद कैटरैक्ट क्या होता है इसको यहाँ से समझ लेना। ठीक है, ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन आपका यहाँ से 100% जो है वो बनता ही बनता है। इसके बाद यहाँ पर
तीन प्रकार का डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। कौन कौन सा होता है ये आपको पता होगा। मायोपिया होता है, इसके बाद हाइपरमेट्रोपिया होता है और तीसरा प्रेसबायोपिया होता है। तीनों क्या होता है वो सब यहाँ पर दिया गया है और ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम्स है ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और बता दे रहा हूँ ये 100% पेपर में आपका छपकर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपका नॉर्मल जो आई होता है रेटिना पे यहाँ पर इमेज बना हुआ है। यहाँ पर रेटिना से पहले इमेज बन गया, दैट मीन्स कि ये मायोपिक आई हो गया। ठीक है ना। और अगर हम रेटिना के अगर बाद यही जो इमेज बनता है, जैसे कि यहाँ पर देख लो ये रेटिना के बाद इमेज बन रहा है, तो ये हाइपरमेट्रोपिक आई हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रख लेना। इसके लिए हम कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं, तो इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं इसके करेक्शन के लिए। या फिर अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, मतलब किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, तो इसके इसके करेक्शन के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ये सब आपको याद रखना और ये सब सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, रे डायग्राम आपको कर लेना है। ये सब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये सब आपको समझना है। अच्छा, ये अगर आपका मायोपिया आई होता है, किसी को मायोपिक आई होता है, तो वो क्यों होता है, ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, या फिर इसके अगर ये किसी को होता है तो क्यों होता है, क्या कारण है, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रिस्बायोपिया के बारे में भी दिया गया है, इसको समझ लेना है। ठीक है, प्रिस्बायोपिया क्या होता है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है बाईफोकल लेंसेज क्या होता है। कभी कभी किसी किसी पर्सन को ना सामने और दूर दूर दोनों की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, तो फिर उसमें बाईफोकल लेंसेज का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो वही होता है बाईफोकल लेंसेज, तो वो सब कर लेना। देन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है। क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल जाएगा। देन आगे आते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रिज्म वाला से क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या क्या होता है इस फिगर को अच्छे से समझ लेना, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन नीचे आते हैं, यहाँ पर भी देख लो। अगर प्रिज्म से वाइट लाइट जाता है तो ये 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं, विबग्योर होता है। ये सब आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो डिफ्लेक्ट करता है वो कौन सा कलर करता है, वो आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जैसे दिया गया है कि जो रेड कलर है वो सबसे कम बैंड होता है और सबसे ज़्यादा बैंड होता है वायलेट। अब ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि देख रहे हो जो रेड है सबसे ऊपर रहता है, वायलेट सबसे नीचे होता है, तो इस वजह से रेड सबसे कम बेंड करता है और वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड करता है। तो ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। देन रेनबो से रिलेटेड आ सकता है, रेनबो कैसे होता है, कैसे बनता है। ठीक है, कि यहाँ पर ये सब सारे कारण दिए गए हैं, क्यों बनता है नहीं बनता है। ठीक है, तो ये सब अच्छे से कर लेना, डायग्राम भी इसका इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आ गया। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कुछ एग्जांपल्स बताओ, तो वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ोगे तो वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो प्लैनेट है ये क्यों ट्विंकल नहीं करते जबकि स्टार ट्विंकल करते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है, तो ये आपका आंसर भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको कर लेना। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सनराइज या फिर सनसेट है ये 2 मिनट पहले या फिर 2 मिनट लेट हमें दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये भी आप यहाँ से पढ़ लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, जिसके कारण टिंडल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में आता है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ऊपर में टिक करवा दिया है। बाकी अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक्सरसाइजेज से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये तो करना ही करना है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है, और यहाँ से फिर आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना है। ये सब जितना भी मैंने बताया है ये आपको करना ही करना है, परीक्षा में कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 10। चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चंस को देखते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो इसको समझते जाओ कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएगा। सबसे पहले ये समझ लो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर हाईलाइटेड करा गया है, ठीक है, उसको भी पढ़ लेना। ये वाला जो लाइन यहाँ पर हाईलाइट है इसको पढ़ लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
फिर यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी पढ़ लेना, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में बनेगा। अब आगे यहाँ पर करंट का फॉर्मूला दिया गया है Q बाई टी, तो इसको पढ़ना है। यहाँ से आप Q का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो IT, ठीक है, यहाँ पे इसको पढ़ना है। फिर यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड कर दिया है हमने, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। और यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। देन फिर यहाँ पर 1 मिली एम्पियर बराबर 10 का पावर -3 एम्पियर होता है, ये याद कर लेना। ये स्मॉल क्वांटिटीज़ होती है, करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाता है, ठीक है। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 का पावर -6 एम्पियर होता है। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ से याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मीटर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के मतलब सर्किट में, ठीक है। तो ये जो अमीटर होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको पैरेलल लगाया जाता है या फिर सीरीज़ में लगाया जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो अमीटर होता है उसको हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करा जाता है किसी सर्किट में, ओके। फिर आगे यहाँ पर भी जो ये इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, इसको पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। देन यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो ये दो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है एग्जामिनेशन में आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। फिर इधर से आपको डायरेक्ट नीचे आना है एंड यहाँ से कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि V इज इक्वल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है W/Q यानी कि वर्क डन बाई चार्ज। ये आपको पढ़ना है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो आपका बनेगा। चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है, SI यूनिट, वो होता है वोल्ट, ये याद रख लेना है, ठीक है। फिर 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, ये सब याद कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देन यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है उसको आप कैसे कनेक्ट करा जाता है, तो वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है वो सब वहाँ पर दिया हुआ है। देन इसके बाद अगर हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इनमें से क्वेश्चन नंबर आपको 3 कर लेना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे आपको ओम्स लॉ मिलेगा, जो कि परीक्षा के लिए VVI है, 100% रख लो। पेपर यहाँ से क्वेश्चन पेपर में यहाँ से बनने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे ओम्स लॉ होता क्या है वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कांस्टेंट टर्म टूटता है तो R आता है जो कि रेसिस्टेंस होता है, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखो लिखा भी है R इज ए कांस्टेंट। ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्वेश्चन आपका परीक्षा में जरूर आएगा। ओम्स लॉ के अनुसार ये होता है R इज इक्वल टू V/I। ये सब अच्छे से समझ लेना, एग्जामिनेशंस में 100% क्वेश्चन आएगा। देन यहाँ पर अब आगे दिया गया है, इसको जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है इसको पढ़ लेना, रियोस्टेट क्या होता है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यही सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनेगा। देन अब आगे यहाँ पर दिया गया है रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ लेना। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दे दिया गया है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो जो भी इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पर दिया गया कि जो रेसिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो वो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना। ये सब सारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ 110% जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में यहाँ से छपकर आने वाला है, ठीक है, कि रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये आपका रहेगा। जिसमें इसको इस साइन को बोला जाता है रियो, ये वाली जो आपको साइन दिख रही है ना, ये कांस्टेंट रियो होता है, ठीक है, रो, रियो नहीं रो बोला जाता है ऐसे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो ये आपको याद रख लेना है, इसी को बोला जाता है रो को ही इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बोला जाता है। और SI यूनिट होता है इस इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का ओम मीटर, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो मेटल्स या फिर एलॉयज होते हैं इनमें वेरी लो रेसिस्टिविटी होती है, और इनकी जो रेंज होती है वो लगभग 10 का पावर -8 ओम मीटर से लेकर 10 का पावर -6 ओम मीटर तक की होती है, ठीक है। इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये परीक्षा में कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है कि जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है इनमें रेसिस्टिविटी लो होती है और रेंज लगभग 10 का पावर -8 से 10 का पावर -6 ओम मीटर तक रहती है,
ठीक है। वहीं अगर जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, जैसे जो इंसुलेटर होता है उसकी जो भी यहाँ रेसिस्टिविटी होती है वो दे दी गई है, 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर तक रह सकती है। अब यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दी गई है, इसको याद रखना। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होता है उसमें जो फिलामेंट होती है वो किस चीज़ की होती है, कौन से मेटल की बनी होती है, तो टंगस्टन का होता है। ठीक है ना। फिर ये सब सारा कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको पढ़ लेना। बाकी ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नहीं पूछा जाता है कि किसी का, ऐसा थोड़ी है कि किसी का भी उठा के आपका रेसिस्टिविटी पूछ दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऊपर में जो दिया हुआ है वही सबसे रिलेटेड रहेगा, इतना सारा नहीं रहता है यार। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल नंबर है इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल जरूर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 11.4 इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा। और यहाँ से फिर 11.6 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन अगर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 फिर से वही है, कंडक्टर की जो रेसिस्टेंट होती है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, कौन कौन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो आपको करना ही करना है, परीक्षा में 100% आएगा। और एक आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है, बाकी और कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको कुछ फार्मूला दिखेगा, ये सीरीज़ वाला फार्मूला होता है रेसिस्टेंस का, जिसमें जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं उन सभी को हम प्लस कर देते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड आपको ये वाला क्वेश्चन आपको बना लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा। देन इसी तरह से अच्छा यहाँ पर ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर आपका यहाँ पर पैरेलल वाला भी है, पैरेलल वाला भी का ये फार्मूला होता है, आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये वाला आपको क्वेश्चन कर लेना है। समझ में आया। इसके बाद अब आगे आते हैं, यहाँ पर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। देन यहाँ पर आपको पावर का एक फॉर्मूला मिलेगा, पावर इक्वल टू होता है वी आई। कैसे आया ये सब यहाँ पर दिया भी है, बट आपको मेनली फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, P इज इक्वल टू वी आई। हालांकि सारा फॉर्मूला को हमने एक जगह भी आप लोगों को समझाया हुआ है, अगर न्यूमेरिकल वाली वीडियो देखनी होगी तो कमेंट करना, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है। इसकी प्रकार से एच का भी ये फॉर्मूला होता है, एच का भी फॉर्मूला होता है VIT। वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है करंट, और टी क्या है टाइम। तो ये सब याद रखना। और यहाँ से एक इन सब को मिला के ये एक इक्वेशन मिल जाएगा, एच इज इक्वल टू I² RT, जो कि इसको बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोला जाता है। ठीक है, और ये भी मैं अभी बता दे रहा हूँ VVI है। एंड 110% मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन है ये पेपर में आपका छपकर आने वाला है। ठीक है, और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है तो ये आपका यहाँ पर सारा दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है 100% आएगा, ये इसको पढ़ लेना। यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो कि यहाँ पे दिया गया है। जितने अभी यहाँ पर हाईलाइटेड है वो सब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। फिर आपको यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 11.11 ये वाला कर लेना है। एंड फिर यहाँ पर ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया इंटेक्स्ट का, ये वाला आपको करना है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड और भी कुछ यूज़फुल एप्लीकेशंस है, कुछ यूज़फुल एप्लीकेशंस है वो आपको करना है, जो कि यहाँ पर ये सब सारा जो है यहाँ पर ये सब सारा ये एप्लीकेशंस दिया गया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, तो ये सब सारा पढ़ लेना। ठीक है, ये सब सारा यहाँ पर कर लेना है। देख जैसे यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है, तो ये तो हमने खैर प्रीवियस चैप्टर में भी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होता है वाट होता है, इसका फॉर्मूला VI या फिर V²R दोनों होता है। ठीक है ना, तो दोनों में से किसी भी फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। कैसे आया वो भी यहाँ पर दे दिया गया है। और एक बात और याद रखना कि 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 वाट भी होता है, ये भी याद रखना। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर 11.13 में यहाँ पर आपका दिया गया है क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, 100% ये भी तुम्हारा पेपर में ऐसे क्वेश्चन छप कर आते हैं, तो इसको कर लेना अच्छे से। देन यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ये बेसिक सा क्वेश्चन दिया गया है। एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस में आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है, बाकी ये सब आपका मल्टीपल चॉइस में नहीं आने वाला है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पर आपको ये 7 नंबर करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है,
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 ये कर लेना है। तो इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो इलेक्ट्रिसिटी से, और इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसमें से कुछ और न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें, तो जो कि मैं आगे करवाऊंगा। बस आप चैनल को आगे सब्सक्राइब करके रखे रहना ताकि आगे का वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, ये हो गया चैप्टर नंबर 11। ठीक है, अब आगे चलो चैप्टर नंबर जो 12 है वो उसके जो क्वेश्चन है वो आपको बताता हूँ। सो नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ से क्या क्या आएगा एग्जामिनेशंस में, चलो यहाँ पे आगे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इन टेक्स्ट में एक ही क्वेश्चन दिया गया है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर कर लेना। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं। इधर से आपको ये वाला जो फिगर है इसको एक बार ड्रॉ करने के लिए सीख लेना। ड्रॉ करने के लिए आपको ये फिगर में दिया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर ये जो दिया गया है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आपका 100% पूछा जाएगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज दी गई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% क्वेश्चन वहाँ से आने वाला है। देन नीचे आते हैं, इधर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या है होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और ये पक्का रहेगा, 100% पूछा जाएगा। ये रहा आपका राइट हैंड थंब रूल, इसको रट लो, जितना हो जल्दी जल्दी हो सके इसको रट लो, क्योंकि कन्फर्म ये पेपर में आने वाला है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अगर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों कर लेना है। देन यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से ये वाला भाई डायग्राम जो है पूछा जाता है, तो इसको भी सीख लेना, बनाने के लिए भी, ड्रॉ करने के लिए भी, और मतलब किधर कैसे कैसे होता है वो अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन लिखा गया है इसको अच्छे से समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। अच्छा, यहाँ पर दिया गया कि राइट हैंड रूल को हम मैक्सवेल्स का कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, तो इसको याद रखना। ठीक है, डायरेक्टली परीक्षा में क्वेश्चन आ भी सकता है। अब आगे यहाँ पर एक और यहाँ पर जो भी यहाँ पर हाईलाइटेड लाइंस है इसको पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका परीक्षा में बनता है। देन सॉलिनॉइड से क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा, गारंटी क्वेश्चन आपका सॉलिनॉइड से बनता है। ठीक है, और ये डायग्राम आपको खास करके ज़रूर कॉपी में बना लेना है, ये डायग्राम आपको बनाने के लिए परीक्षा में दिया जा सकता है। ठीक है, सॉलिनॉइड क्या होता है इसको भी याद कर लेना है। और यहाँ पर ये जितनी भी यहाँ पर हाईलाइटेड है ये सब अपनी किताब में टिक कर लो, इन सब को अच्छे से पढ़ना। 100% क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से बनेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें नहीं पढ़ना है, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ डेफिनेशन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपल है, सॉलिनॉइड में एक हम अगर रड इंसर्ट कर देते हैं, सॉफ्ट रड, तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है ये कर लेना है, और यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है इसको कर लेना है। देन आगे टॉपिक का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आपको ये वाला आपको टॉपिक मतलब ये वाला जो हाईलाइटेड है इसको कर लेना है। एंड फिर यहाँ पर एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होगा, हमने राइट हैंड रूल देख लिया, अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होगा, इसको पढ़ लेना। ये भी क्वेश्चन हाई चांस है कि आएगा, 100% इसका भी चांस है कि परीक्षा में आएगा। देखो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल में से एक ना एक गारंटी आना ही आना है। ठीक है, देन आगे आते हैं, ये जो एग्जाम्पल नंबर 12.2 है इसको भी समझ लेना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में 100% आपका यहाँ पर भी बनता है, BBI है ये भी। फिर यहाँ से MCQs में ये वाला क्वेश्चन कर लेना, एंड यहाँ से ये वाला भी क्वेश्चन कर लेना, ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VBI है ये, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ तो नहीं आएगा, ये क्वेश्चन भी VBI है, क्वेश्चन आएगा। इसके बाद मैग्नेटिज्म का यूज़ मेडिसिन में भी होता है। ठीक है, यहाँ पर वो कैसे होता है मेडिसिन में इसको पढ़ लेना, MRI से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से आपको यहाँ पर ये सब सारा पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे घरों में कौन कौन सी वायर होती है, उसमें कौन कौन से कवर होते हैं, वो सब आपको रट लेना है। अर्थ वायर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अच्छे से जान लो, सारा यहाँ से यहाँ तक अर्थ वायर के बारे में ही लिखा गया है। और हमारे घरों में दो तरह की इलेक्ट्रिक सर्किट, ये करंट दो तरह के फ्लो होते हैं, एक 15 एम्पियर वाला होता है और एक 5 एम्पियर वाला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आपको समझ लेना है, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ हाईलाइटेड लाइंस,
क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से क्वेश्चन रख लो 100%, 110% में कह रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, अच्छे से इसको समझ लो। देन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ से रिलेटेड यहाँ पर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। फिर ओवरलोडिंग से रिलेटेड एक लाइन और यहाँ पर दिया गया, इसको समझ लेना। देन यहाँ पर इन टेक्स्ट से ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको कर लेना है। एंड फिर एक्सरसाइजेज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइजेज से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसको कर लो। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 और 6 को कर लेना है। एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को कर लेना है। देखो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, लेकिन हाँ इतना मैं आपको बता सकता हूँ, अगर इतना अगर आपने कर लिया तो इससे आउट आपका नहीं जाने वाला है। परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना कर आओगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ गई हो। तो फिजिक्स भी यहाँ पर कंप्लीट हमने कर दिया है। बायोलॉजी का बस एक और लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, जो कि साइंस का भी ये लास्ट चैप्टर ही होगा, चैप्टर नंबर 13। चलो उसको बताता हूँ उसमें से क्या क्या आएगा। सो अब एक लास्ट यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 दिया गया है, आवर इन्वायरमेंट। अब यहाँ से क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले तो इकोसिस्टम क्या होता है इसको पढ़ लो, ठीक है, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड लाइंस हैं इसको पढ़ लेना, ये भी इकोसिस्टम से ही रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, जिसमें इकोसिस्टम का टाइप दिया गया है, ठीक है। कुछ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं, कुछ नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, वही सब वहाँ पे दिया हुआ है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, इसको पढ़ लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। देन फूड चेन क्या होता है, व्हाट इज़ फूड चेन, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो भी हाईलाइटेड लाइंस है इसको पढ़ लेना, ये सब सारे ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका इन्हीं में से बनेगा जो कि यहाँ पर हाईलाइटेड एरिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाने वाला है, पेपर में छपकर क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका बनने वाला है, तो इन हाईलाइटेड एरिया को अच्छे से समझ कर जाना, गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, यहाँ से पेपर बनने वाला है। इसके बाद इसको भी समझ लो, ट्रॉफिक लेवल जो होता है, स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर्स होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये सब तो आपको किताब में टिक कर ही लेना है। देन यहाँ पर फिर आपका एनर्जी फ्लोइंग दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से एनर्जी फ्लो होता है, वो यहाँ पर दिया गया है। और ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है, यहाँ पर दिया गया है कि जो एनर्जी फ्लो होता है वो दो तरीके से होता है। पहला तो जो एनर्जी फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, और दूसरा यहाँ पर दे दिया गया है कैसा होता है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि सन की लाइट सबसे पहले प्रोड्यूसर्स को मिलती है, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलता है प्रोड्यूसर्स को ही मिलता है, लगभग 10% जो एनर्जी है प्रोड्यूसर्स को मिलता है सन की लाइट से। और इसका 10% फिर हर्बीवोरस को मिलता है, इसका 10% जो है कार्निवोरस को मिलता है, और जो सबसे टॉप के कार्निवोरस में होते हैं फिर उसको इसका 10% मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर सन की लाइट मान के चलो पूरा 100 जूल है, ठीक है ना, तो इसमें से मात्र 10 जूल है, जो कि 10 जूल है, कितना होगा इसका 10%, 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 जूल होगा, ठीक है ना, 100 जूल होगा, जो कि प्रोड्यूसर्स को मिलेगा। इसका जो 10% होगा हर्बीवोरस को मिलेगा, यानी कि 10 जूल लगभग मिलेगा। इसके बाद इसका जो 10% है ये कार्निवोरस को मिलेगा, लगभग 1 जूल मिलेगा। और इसका जो 10% है ये कार्निवोरस को मिलेगा, ठीक है, ये सब याद रखना। देन यहाँ पर दिया गया है बायो मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आने के हाई चांसेस हैं, ठीक है। VVI 100% क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। इसके बाद ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन, ये दोनों कर लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिकम्पोजर्स का हमारे इकोसिस्टम में क्या रोल है, और ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है, ये दोनों कर लेना, ठीक है ना, परीक्षा में आएगा। ओजोन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ओजोन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओजोन क्या होता है, ये एक डेडली पॉइजन होता है, फिर ये सब सारा यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये जो भी हाईलाइटेड एरिया है ओजोन से रिलेटेड, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन आपका दिया जा सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ओजोन वाला, कैसे ओजोन बनता है वो भी याद कर लेना, ठीक है। कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आपका फिर दिया गया है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ठीक है, उसको पढ़ लेना।
एंड फिर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है, इसको टिक कर लेना। फिर यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आते हैं तो इसको आप छोड़ सकते हो। बाकी अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर डिस्पोजल कप्स जैसे दिया गया है, दो तरह का डिस्पोजल कप्स के बारे में दिया गया है। एक तो आपका कुल्हड़ है जो कि पहले यूज़ करा जाता था, लेकिन ऐसा माना जाता था कि इससे जो मिट्टी की सॉइल की फर्टाइल है वो कम हो रही है, ठीक है, तो जिसके वजह से कुल्हड़ के जगह पे अब डिस्पोजल पेपर कप्स का यूज़ होने लगा है। तो ये सब एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पर इन टेक्स्ट का ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ओजोन क्या होता है और ये वाला, ठीक है, डिस्पोजल वाला। अगर हम आप एक्सरसाइजेस का बात करें तो एक्सरसाइजेस से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कर लेने हैं। फिर यहाँ से मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन नंबर 3 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7 इतना कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका आना रहेगा, यहीं से आएगा, यहीं से क्वेश्चन जो है बनते हैं। अगर इतना कर लेते हो, जितना भी मैंने अभी आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर 13 तक बताया, सारे चैप्टर्स यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवा दिए, चैप्टर 1 से लेकर 13 तक। अगर इतना कर लेते हो, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, 100% आपको मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि 80 में आपको 75 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। आप इतना करके जाओ, पक्का जो क्वेश्चन है यहीं से पूछा जाता है। और इतना मान लो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो लगभग रहता है ना, वो 90% से अबव क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 90% से अबव सिर्फ एनसीईआरटी से ही रहता है, ठीक है। भले ही आप दूसरे बुक से आप क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हो, कर लो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वजह से मैंने लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर से आपको बता दिया है कि क्या क्वेश्चन आएगा, क्या नहीं आएगा। आप उन सब को एक एक करके पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर अभी तक आपने मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली नहीं देखी होगी वीडियो, जो कि एनसीईआरटी से मैंने पूरे चैप्टर से मैंने टिक करवाया हुआ है, तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, जाके देख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और अगर आपको सोशल साइंस का भी एनसीईआरटी बुक से टिक करके चाहिए, कमेंट करना, आई के वीडियोज़ में आपको मैं दे दूँगा, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।